सही है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। जो आज का हमारा कोट है व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस वाज दैट टू शेयर योर वीकनेस इज टू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल, टू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल इज टू शो योर स्ट्रेंथ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है दैट यू स्टार्ट शोइंग ऑफ योर वीकनेसेस टू द पीपल हु डोंट इवन केयर अबाउट यू, हु डोंट इवन वांट टू नो अबाउट यू। इट्स नॉट दैट, मतलब कि हर किसी के सामने जाके नहीं बताना कि मैं दिस इज द वीकनेस दैट आई हैव, बट इट इज फॉर द पीपल who you care about and who care about you, ठीक है। And one of the greatest things about being emotionally intelligent is कि आप emotionally अपने आप को let loose करो for the person that you like, for the person that you are comfortable with. For example, आपके कोई अच्छे friends हैं या फिर the person there is someone who you wish कि वो आपका spouse हो, तो it's very important to show your vulnerabilities to that person because it builds a greater emotional control. And to let yourself show your weakness, that is a very brave move that people can take, ठीक है। So if you're brave enough to do it, then do it for the people you love, do it for the people you care about, ठीक है। तो ये आज का हमारा कोट था। लेट्स गो ऑन विद द क्लास। हमने जो पहले डिस्कस चीजें की थी, मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ तुम लोग के लिए। वी डिस्कस के जो हमारा ACS का बंदा आएगा, ठीक है, जब भी acute coronary syndrome का पेशेंट आएगा, आई एम गोना ओपन दैट स्लाइड बिफोर वी गो ऑन, ताकि जो हमारे पास नया आया है हम उसको थोड़ा सा आइडिया दे सकें कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन जनरल। जो ACS की ये चीज थी जो हमने देखी थी ना, अब इसमें ACS कौन कौन से वाले थे। वी रिमेंबर फ्रॉम दिस स्लाइड कि एक स्टेबल एंजाइना था और ACS था, दो चीजें थी हमारे पास, ठीक है। स्टेबल एंजाइना एक अलग चीज है और अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी एंड एनस्टेमी आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो जो ACS है ना, अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम, उसके अंदर सारे फॉल करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी एंड एनस्टेमी, ये तीनों के तीनों आपके फॉल करते हैं अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। द थिंग्स हमने डिस्कस किया था पहले, स्टेबल एंजाइना को हमने उसको डिटेल में कर लिया है, कल हमने किया था अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम को, और आज हमने उसकी मैनेजमेंट वगैरह करनी है। जस्ट टू गिव यू अ रिकैप कि स्टेबल एंजाइना वो पेन है जो पेशेंट को एक्सर्शन के साथ होता है, ठीक है, और रिलीव कर जाता है ग्लिसरट्राइनाइट्रेट के साथ। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी और एनस्टेमी का पेशेंट है, वो रेस्ट की पेन के साथ आएगा और उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और साथ में जो अनस्टेबल एंजाइना है, ही इज गोइंग टू हैव अ क्रेसेंडो टाइप ऑफ अ पेन, जिसकी उसकी पेन फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में इंक्रीज करी है even when he's lying down. Now, how do you differentiate unstable angina from STEMI and बल्कि NSTEMI से, क्योंकि unstable angina और NSTEMI are both conditions जिसमें आपको ST segment depression और T wave inversion मिलती है। तो how do you differentiate them? अब NSTEMI में याद रखो कि NSTEMI is a myocardial infarction जिसकी वजह से उसके troponins raised होंगे, मगर unstable angina has not yet led to the infarction of the patient's heart, जिसकी वजह से उसके enzymes normal रहेंगे, ठीक है। और STEMI में obviously ST elevation होगी और साथ में उसके troponins भी ज्यादा हुए होंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था पहले। फिर हमने अनस्टेबल एंजाइना को डिस्कस किया था कि क्या होता है, कार्डियक डैमेज होता है, रेजिस्टेंट टू नाइट्रेट होता है। एनस्टेमी को किया था। फिर हमने चेक किया था कि हमारे पास क्या क्या डायग्नोसिस हैं, ECGs करेंगे, ECG में क्या क्या चीज आती थी ये डिस्कस किया था। प्रायर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्या साइन होता है, प्रायर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ये जो ई पे लिखा हुआ है ना, क्यू साइन, ये होता है। पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आती है अगर आपके पेशेंट को पहले से कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, और आई होप कि जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उन लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा था। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू गो बैक टू एरिथमियाज, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ACS एंड MI। अब अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। नंबर 1 के कॉमनली क्या होता है, जिसमें अरिथमियाज, रिकरेंट एंजाइना, हार्ट फेलियर, एम्बोलिज्म आता है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ रप्चर्स। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे पेरिकार्डाइटिस की 2 टाइप्स को, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ACS में क्या आता है, ठीक है। एरिथमियाज आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग एन एरिया कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, वहां पे बनेगा आपका इन्फार्क्टेड टिश्यू। इन्फार्क्टेड टिश्यू का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, दैट इट इज गोइंग टू रिटेन इट्स डिपोलराइज्ड स्टेट, जिसकी वजह से रिकरेंट कंडक्शन पाथवेज बन जाएंगे, एंड दोस रिकरेंट कंडक्शन पाथवेज आर गोइंग टू कॉज द हार्ट टू गो इनटू एरिथमियाज, ठीक है। जो आपकी डेविडसन है उसने बेसिकली आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन और AV ब्लॉक्स के बारे में बताया हुआ है। कैप्टन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टेप अप में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई एरिथमियाज की, मगर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू मेंशन दीस इंपॉर्टेंट वंस राइट नाउ, और जब हम एरिथमियाज करेंगे हम उनको डिटेल में सबको कर लेंगे, सही है।
तो आमतौर पे पेशेंट को पेन रिलीफ देना है, अपने रेस्ट कराना है और ट्रीट करेंगे आप हाइपोकैलेमिया को, तो उसके एरिथमियाज यूजुअली ठीक हो जाते हैं. बट इफ अ पेशेंट हैज नॉट कम टू हॉस्पिटल ऑन टाइम एंड हैज रीच्ड द हॉस्पिटल डेड, और साथ में उसको एसीएस की हिस्ट्री थी, तो इट्स द बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी कि उसको एरिथमिया हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है. ठीक है. अगर एक एसीएस का पेशेंट आपके पास डेड आता है, डेड प्रेजेंट करता है, देन देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी एंड द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्प्लिकेशन इन दैट पेशेंट इज के उसको एरिथमियाज हुए थे जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी. सॉरी गाइस. एरिथमियाज कब अगर किस तरह के अगर करते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है और एवी ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है. Ventricular fibrillation is the or tachycardia is the cause of sudden death in patients. आप डिफिब्रिलेटर से इसको ट्रीट करते हो, कोई तरीका नहीं होता. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिथमियाज में के की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होती है. साथ में शोज के इसको पूरा वेंट्रिकुलर फंक्शन होगा और इसकी ट्रीटमेंट कार्डियोवर्जन बेसिकली करते हैं. हम इलेक्ट्रिकल करंट मारते हैं ताकि बंदा ठीक हो जाए. सॉरी फॉर दिस. जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, दैट इज नॉट एन इमरजेंसी. इट डज नॉट रिक्वायर कि आप उसको उसी वक्त ट्रीट करें, बिकॉज इट इज यूजुअली ट्रांजिएंट और वो पेशेंट उसको सब बर्दाश्त कर सकता है. जैसे माय फादर इज हैविंग एन एफएब व्हिच इज अ बेसलाइन एफएब फॉर द पास्ट अराउंड 15 years एंड वी आर डीलिंग विद कार्डियोवर्जन ऑन अ डेली लाइफ. ठीक है. तो इज समथिंग व्हिच यू कैन डील. मगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियो फिब्रिलेशन ऐसी चीज है जिसको आपने फौरन रोकना है. सही है. तो एफएब का पेशेंट को आप किस तरह ट्रीट करोगे? आइदर यू कैन गिव हिम डाइजॉक्सिन या तुम उससे बीटा ब्लॉकर्स दोगे. अगर उसका फास्ट वेंट्रिकुलर रेट एसोसिएट हो गया है एफएब के साथ और वो हाइपरटेंशन और कोलैप्स में जा रहा है, ओनली देन यू आर गोइंग टू कार्डियोवर्ट. कार्डियोवर्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू डू एरिथमियाज. अभी बस इसको ऐसे याद कर लो. एवी ब्लॉक्स इंफीरियर एमआई में होता है और आप उसमें एट्रोपिन देते हो पेशेंट को. अब कैन एनीवन टेल मी कि इंफीरियर एमआई में कौन सी आर्टरी आमतौर पे इन्वॉल्व होती है? राइट करोनरी आर्टरी. वेरी गुड. सर्कमफ्लेक्स नहीं होती, राइट करोनरी आर्टरी होती है इंफीरियर एमआई में. इंफीरियर एमआई राइट करोनरी आर्टरी होती है. जिसने सर्कमफ्लेक्स बोला है उसने गलत बोला है. इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टैकीकार्डिया सेम? नो. टैकीकार्डिया इज रेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ योर हार्ट. वो फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया भी होता है और उसके अंदर और भी किस्म ऑफ टैकीकार्डियाज होते हैं. हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. डिफरेंट इज कंसिडर्ड डिफरेंट मरियम. ठीक है. इट्स नॉट सर्कमफ्लेक्स इंफीरियर एमआई में, इट्स राइट करोनरी आर्टरी. ठीक है. इसको याद रखना. सर्कमफ्लेक्स आपके लैटरल साइड को करती है इफेक्ट. दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स. सही है. आगे चलते हैं. अब और क्या क्या हमारे पास आ सकती हैं? रिकरेंट एंजाइनास हो सकते हैं. सबसे पहले तुमने एरिथमिया याद किया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिकरेंट एंजाइनास होते हैं. अगर ज्यादा उसको रिकरेंट एंजाइनास हो रहे हैं देन यू हैव टू गो फॉर रिवेस्कुलराइजेशन और थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हो. उसका ये ऑप्शंस हैं. अगर अक्यूट हार्ट फेलियर में जा रहा है तो आप उसको मायोकार्डियल डैमेज में जा रहा है, तो जिसका मतलब होता है कि इट इज पुअर प्रोग्नोसिस. एम्बोलिज्म में जा रहा है, एम्बोलिज्म कर सकता है, स्ट्रोक और इस्केमिक लिम्ब कर सकता है. आपने प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेंट्स देने हैं ताकि उसकी पल्मोनरी और वीनस थ्रोम्बोसिस रिड्यूस हो जाए. ठीक है. दिस इज बेसिकली जो कॉमन और सुकून वाली आराम से याद करने वाली आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं. अब रप्चर्स कौन से होते हैं हार्ट के अंदर? रिमेंबर दिस फोटो. अगर ये फोटो याद है तो तुम्हें रप्चर्स याद रहेंगे कि एमआई की वजह से अक्यूट जब भी आपको एमआई होता है तो उसकी वजह से आपके कौन कौन से रप्चर्स हो सकते हैं. ठीक है. देयर इज गोइंग टू बी पेपिलरी मसल रप्चर, फ्री वॉल रप्चर एंड सेप्टल रप्चर. ये 3 किस्म के रप्चर होंगे और आमतौर पे यही होते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. अब खुद सोचो इसमें से. अगर सेप्टल रप्चर हो गया तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स का वेंट्रिकल्स का जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट टू राइट शंट बन जाएगा. फ्री वॉल रप्चर क्या होगा कि हार्ट रप्चर हुआ है तो इस मसल के बाहर क्या पड़ा है? पेरिकार्डियम पड़ा है. तो पेशेंट टेम्पोनार्ड में चला जाएगा, हीमोपेरिकार्डियम हो जाएगा उसको. और अगर पेपिलरी मसल रप्चर हो गया तो इसका जो वॉल्व है वो खराब हो जाएगा. ठीक है. तो 3 रप्चर है: सेप्टल रप्चर, फ्री वॉल रप्चर एंड पेपिलरी मसल रप्चर. ठीक है. आगे चलते हैं. अगर वेंट्रिकल सेप्टल रप्चर होगा ना, अभी हम डिस्कस भी करेंगे जब हम करेंगे ना मर्मर्स और अरिथमियाज और रिगर्जिटेशंस वगैरह, तो हमें मर्मर सुनाई देंगे. हम मर्मर्स हम डिस्कस करेंगे. तो वेंट्रिकल सेप्टल रप्चर में ना लाउड पैनसिस्टोलिक मर्मर आता है. वीएसडी का मर्मर डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट का हमेशा लाउड पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है. ये बार बार तुमसे पूछेंगे, ये तुम्हारे क्वेश्चंस में आएगा.
ये हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। लेफ्ट से सारा ब्लड राइट की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर में चला जाएगा, क्योंकि आपका राइट हार्ट डायलेट करेगा, इवेंचुअली आपकी जेवीपी रेस करेगी, है ना। तो इस वजह से वो राइट हार्ट फेलियर में जा रहा है। इको और कैथेराइजेशन इसको कंफर्म करते डायग्नोसिस को आपका इमरजेंसी रिपेयर करना है, सही है। वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर में क्या होगा, टेम्पोनेट में जाएगा पेशेंट, 3 to 7 डेज की प्रेजेंटेशन होगी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होती है। और पेपिलरी मसल रप्चर में पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में जाएगा, क्योंकि आमतौर पे इसमें सडन माइट्रल रीगर्ज स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। जब उसको माइट्रल रीगर्ज स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसके वेंट्रिकल से सारा ब्लड एट्रिया में जा रहा है। जब वो एट्रिया में जाएगा तो लंग्स के ऊपर लेफ्ट एट्रिया में जाएगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो जब वो एट्रिया में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में, तो सारा प्रेशर लंग्स के ऊपर पड़ेगा। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा, ठीक है। तो पेपिलरी मसल रप्चर आमतौर पे सडन माइट्रल रिगर्जिटेशन कराता है, जिसमें आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देती है और रेज्ड थर्ड हार्ट साउंड होता है। अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग याद कर लो कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स और माइट्रल रिगर्जिटेशन दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, मतलब पूरी सिस्टोली के अंदर आपको मर्मर सुनाई देगा। It's not the early systole, it's not the late systole, it's not mid systolic. It's going to be pan systolic, पूरे systole में सुनाई देगा. So remember right now, mitral regurg and ventricular septal rupture या ventricular septum defects, इन सब में आपको pan systolic murmur सुनाई देता है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने बेसिकली सबसे पहले हमने किए थे एरिथमियाज, फिर हमने किया था acute heart failure, फिर हमने किया था रिकरेंट एंजाइनास और एम्बोलिज्म। ये चार तो मैं ऐसे याद कर लो। फिर आए थे रप्चर्स। रप्चर्स किस तरह के? हमारे पास 3 किस्म के रप्चर्स हैं भाई, सेप्टर रप्चर, फ्री वॉल रप्चर एंड पेपिलरी मसल रप्चर। These are the ruptures you are going to talk about. These are the ruptures you are going to discuss. ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ कि वेंट्रिकल में रीमॉडलिंग भी होती है। अब हम रीमॉडलिंग को डिसाइड करेंगे, रीमॉडलिंग में क्या हो रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन चीज जो आपकी बेसिकली होती है आफ्टर एमआई। एमआई के बाद क्या होता है, आमतौर पे अक्यूट ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट, मतलब पूरी वॉल जब इन्वॉल्व हो जाती है ना आपके वेंट्रिकल की, तो इवेंचुअली वो फाइब्रोस टिश्यू है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता थिन होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। जब वो पतला होना शुरू हो जाएगा ना, तो वहां पे बल्जिंग शुरू हो जाएगी, और जब वो बल्जिंग शुरू होगी तो इससे क्या होगा कि वो एरिया थिन आउट हो जाएगा, मगर बाकी कंपनसेशन की वजह से ना बाकी जो आपका वेंट्रिकल है ना वो डायलेट हो जाएगा। तो वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड थिनिंग ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्ट एरिया अकर्स इन वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। सही है। अब इसको जो रोकने का तरीका है उसको तुम्हारा एमसीयू है कि आप पेशेंट को बेसिकली एस इनहिबिटर्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जैसे कि स्पाइरेनोलेक्टोन वगैरह है वो देते हो, तो लॉन्ग टर्म में जो लोग एस इनहिबिटर्स और स्पाइरेनोलेक्टोन ले रहे होते हैं ना, जो बेसिकली कार्डियक लोड को रिड्यूस करती हैं दवाइयां, उन पेशेंट्स में वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग कम हो जाती है। अब तुमने देखा कि वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग के पिक्चर में देखो कि यहाँ पे एक जगह थिन आउट हो रही है और बाकी एरिया डायलेट हो रहा है, इसके अंदर पानी ब्लड जमा होना शुरू हो गया। अगर ये पूरी एक पॉकेट बन जाए ब्लड की, है ना, अगर ये पॉकेट बन जाए ब्लड की बहुत बड़ी सारी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूरिज्म बन गया। सही है। एन्यूरिज्म का क्या मसला होगा कि वो हार्ट फेलियर, एम्बोलिज्म और म्यूरल थ्रोम्बोसिस करा सकता है और एरिथमियास करा सकता है। एन्यूरिज्म बनता है तो इसका मतलब है वहां पे स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है, वहां पे ब्लड रुक रहा है। जब ब्लड रुकता है तो क्या होता है, वहां पे एम्बोलिज्म होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, और वो वहां पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वो क्या होगा कि वो कोगुलेट कर जाएगा ब्लड, और इवेंचुअली एरिथमियास और हार्ट फेलियर भी कॉज करेगा ये। ठीक है। इको इसमें डायग्नोस्टिक होती है और आप सर्जरी करके इसको ठीक करते हो। तो हमने, और अब खुद सोचो कि अगर आपका एक बहुत बड़ा सारा एन्यूरिज्म बना हुआ है और अगर एकदम से एन्यूरिज्म फट जाए तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बिकम अ वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर, है ना। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है। अब नाउ रिमेंबर इट फ्रॉम दिस वे कि एक बंदे को एमआई हुआ है, वहां पे इंफार्क्ट बना है, तो इंफार्क्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है। इंफार्क्ट जब बनेगा तो सबसे पहले उसको एरिथमियाज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंडक्शन डिफेक्ट्स आएंगे और कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज आएंगी। ठीक है। नंबर 2 पे क्या होगा कि उसके वहां पे, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में अगर बनता है तो उसको अक्यूट हार्ट फेलियर हो सकता है, उसका हार्ट जिस साइड पे इंफार्क्ट बना है उस साइड पे काम नहीं करेगा तो वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। नहीं, यू आर रिमेम्बरिंग दिस लॉजिकली, रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली याद करो इन सब चीजों को। फिर क्या होगा,
कि वहां पे इन्फार्क्ट बन रहा है तो वहां पे रिमॉडलिंग हो रही है, रिमॉडलिंग की वजह से क्या हो रहा है, एन्यूरिज्म बन रहा है, एन्यूरिज्म के एंड पे क्या होगा कि वो रप्चर कर जाएगा। रप्चर कितने किस्म के, 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 वेंट्रिकुलर फीवर रप्चर, पेपिलरी मसल रप्चर, और क्या कहते हैं आपकी सेप्टल वॉल रप्चर हो जाता है। उसके अलावा क्या है, एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि हर जगह ब्लड रुकना शुरू हो गया, जब ब्लड रुकेगा तो एम्बोलिज्म तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। और आखिरी चीज क्या है कि रिकरेंट एंजाइनास हो सकते हैं। तो इस तरह लॉजिकली इसको याद करो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, रट्टा नहीं मारना है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई क्या होती हैं, कि तुम रट्टे की तरह सुनाने शुरू हो जाओ फिर रट्टा ही ना खत्म हो, बस बोलते जा रहे हो। मेक इट लॉजिकल। इज एवरीवन ऑन बोर्ड यहां तक? से यस। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स किए हुए ना हाईलाइट, आमतौर पे इन्हीं को याद करोगे तो तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा सारा काम, ठीक है। तो लॉजिकली हमने याद की है इसकी कॉम्प्लिकेशंस को, हमने रट्टा नहीं मारना किसी चीज का यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, अब हम डिस्कस करते हैं दो किस्म के इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो पेरिकार्डाइटिस में जा सकता है या वो ड्रेसलर सिंड्रोम में जा सकता है। अब जो ड्रेसलर सिंड्रोम और पेरिकार्डाइटिस दोनों हैं, बोथ ऑफ देम आर इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस ही कहते हैं। जो सेकंड और थर्ड डे पोस्ट एमआई होता है ना, उसको हम पोस्ट एमआई पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इसमें तुम सिर्फ एस्प्रिन और ओपियोइड्स दोगे, उसमें वही होगा, प्यूरेटिक का पोजिशनल एस्प्रिन होगी, लेटा हुआ ठीक होगा, उठ गया लेटा हुआ होगा तो कहेगा कि मुझे ज्यादा दर्द हो रही है, उठ के बैठेगा और आगे की तरफ होगा तो ही इज गोइंग टू बी ओके, झुकेगा तो ही इज गोइंग टू बी ओके, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो होती है ना डे पोस्ट एमआई, उस पे जो पेरिकार्डाइटिस आता है उसको आप पोस्ट एमआई पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रेसलर सिंड्रोम, ये क्योंकि क्वेश्चन आता है यूएचएस में, रिमेंबर दिस, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई क्या है, उसका सेकंड पार्ट होगा व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम या व्हाट इज पेरिकार्डाइटिस। ये उनके फेवरेट तरीन चीजों में आ सकता है क्वेश्चन। ड्रेसलर सिंड्रोम 2 से 10 वीक पोस्ट एमआई होगा, नंबर 1, मतलब कि इट इज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म पार्ट। पेरिकार्डाइटिस जो आम वाला है वो तो शॉर्ट टर्म है ना, 2 to 3 डेज में आ रहा है। जो ड्रेसलर सिंड्रोम है वो 2 to 10 वीक्स में आएगा, और ये ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस है, ऑटो इम्यूनिटी हो रही है इसमें, ठीक है। तो साथ में तुम्हें इसमें ल्यूकोसाइटोसिस, फीवर, मलेस, ये सब कुछ भी मिलेगा, सही है। तो एक तो ये था ना कि पेरिकार्डाइटिस में जो ट्रीटमेंट है, उसमें आप जो आम पेरिकार्डाइटिस है उसमें आपने सिर्फ एस्प्रिन और ओपियोइड्स देनी है, एनसेड्स और स्टेरॉइड्स नहीं देने। लेकिन जो ड्रेसलर सिंड्रोम है, इसमें यू कैन यूज योर एनसेड्स एंड स्टेरॉइड्स, बिकॉज ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, फीवर है, मलेस है, ल्यूकोसाइटोसिस है, उसमें तो सिर्फ ये था ना प्लूरेटिक पोजीशन एस्प्रिन और पेरिकार्डियल रब हो रहा है, ठीक है। तो ड्रेसलर सिंड्रोम इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। यहां तक याद हो गया सबको कि हमने 8 किस्म की 8 याद की हैं इसकी, और एक इन्फार्क्ट को याद कर लो ना तो तुम्हें सारी कॉम्प्लिकेशंस याद हो जाएंगी, और पेशेंट किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकता है इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ, मतलब कि कोई भी इसमें से आ सकती है कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर व्हेन ही कम्स टू द ईआर। एरिथमियास के साथ आ सकता है, एसीएस के साथ, एसीएस और एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ आ सकता है, एसीएस और हाइपरटेंशन के साथ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शुड वी गो ऑन, से यस, आगे चले। ठीक है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब बिफोर आई गो ऑन, मैं तुम्हें कुछ थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूँ। जो हमने डिस्कस किया था अक्यूट हार्ट फेलियर, ये मैंने स्लाइड्स पे लिखा हुआ, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम स्केच, और ये मेरे जनरल नॉलेज से भी चीजें आ रही हैं। अक्यूट हार्ट फेलियर हमने डिस्कस किया था, तो पेशेंट लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है और राइट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है ना। जरूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, तो इनमें से किसी एक में जाना है ना, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंटेशन पेशेंट में डिफरेंट होगी। जो लेफ्ट हार्ट फेलियर वाला है वो बेसिकली उसके अंदर लेफ्ट करोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, और जो राइट हार्ट फेलियर वाला है वो आमतौर पे राइट करोनरी आर्टरी के साथ आया है। अगर पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई है तो राइट करोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है। राइट करोनरी आर्टरी किस किस चीज को सप्लाई करती है? राइट वेंट्रिकल को करती है, एसए नोड को करती है, एवी नोड को करती है। तो इंफीरियर वॉल एमआई वाला पेशेंट ज्यादातर ब्रेडिकार्डिया के साथ आ सकता है ना, कंपेयर टू दी क्या कहते हैं एंटीरियर वॉल और लेटरल वॉल एमआई। तो इंफीरियर वॉल वाले एमआई को आप एट्रोपिन जैसी दवाइयां दोगे, ठीक है। इंफीरियर वॉल एमआई वाले में आपने वो दवाइयां नहीं देनी जिससे उसका प्रीलोड कम हो। प्रीलोड का मतलब है जो हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है उसका वो कम नहीं करने देना। यू हैव टू इंक्रीज हिज राइट वेंट्रिकल की आउटपुट, ताकि जो उसके लंग्स में ब्लड जा रहा है वो जाता रहे, सही है।
तो just to make sure that happens, what you're going to do, you're going to give him fluids and क्या कहते हैं, you're going to give him atropine. तो उसकी ट्रीटमेंट जरा डिफरेंट होगी जो इंफीरियर वॉल एमआई के साथ आएगा. सही है. जो एंटीरियर या लैटरल वॉल के साथ आएगा उसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है उसका. जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो पल्मोनरी एडिमा होता है. ठीक है. साथ में उसकी किडनीज कहती हैं कि मेरे पास पानी नहीं आ रहा, तो व्हाट आई कैन डू इज के मेरे पास ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज के मैं पानी अब्सॉर्ब कर लेती हूँ ज्यादा सारा ताकि इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए. तो इवेंचुअली क्या होगा कि बंदा हाई आउटपुट हाई ब्लड प्रेशर, उसका जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज कर जाएगा. तो जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ आएगा, जो जिसकी एलएडी बंद होगी या फिर उसको एंटीरियर लैटरल इंफार्क्ट आया है और उसको हार्ट फेलियर है, तो तुम उसकी ट्रीटमेंट पे यू आर गोइंग टू गिव हिम बीटा ब्लॉकर्स, यू आर गोइंग टू गिव हिम नाइट्रेट्स और यू आर गोइंग टू गिव हिम डायूरेटिक्स. दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी. लेफ्ट और राइट साइड से कंपेयर करोगे ना तो दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी. सही है. ये हम हार्ट फेलियर में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी हर किस्म के हार्ट फेलियर और एसीएस के पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक सेम नहीं होता. तो दिस वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक. हम जनरली डिस्कस करते हैं कि हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे. एक पेशेंट आ जाता है ना ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एसीएस के साथ. व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रीट? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस कि दिस ट्रीटमेंट मरियम, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी. इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, मगर ये पेशेंट ज्यादातर मर जाते हैं. राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर अगर दो सारी आर्टरीज इन्वॉल्व है ना, तीनों वेसल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये डेथ इज वेरी वेरी इमिनेंट इन दिस पेशेंट. लेकिन कभी कभार आ जाते हैं ऐसे पेशेंट, कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं. ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एसीएस. अब रिमेंबर दिस के एसीएस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वी ऑल नो दैट, है ना. तो एसीएस वाले पेशेंट की जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है, that is firstly going to be according to the kind of presenting complaints is going to come with. ठीक है. महाम, yes we give ACE inhibitors, you can give them. आप ACE inhibitors सब में दे सकते हो, राइट और लेफ्ट दोनों में. ठीक है. राइट में कम देते हैं लेकिन लेफ्ट में दे सकते हो. अच्छा, तो यू आर गोइंग टू डू, क्योंकि यू आर गोइंग टू डील विद हिम अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजेंटेशन. अगर वो एरिथमियास के साथ है तो पहले एरिथमिया ट्रीट करो. अगर वो किसी एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ है तो उसको एक्यूट हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट भी चाहिए. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी अ बेसिक ट्रीटमेंट जो हम एसीएस की करते हैं, जो हमारी बेसिक प्रोटोकॉल्स होती है. इमरजेंसी में जो ड्रग्स देते हैं ना और जो चीजें करते हैं उनको बस ऐसे याद कर लो. मोना बीएस. मोना तुम बहुत सुनोगे, इमरजेंसी और ईआर में जाओगे तो यू आर गोइंग टू हियर अ लॉट अबाउट मोना, यू आर गोइंग टू हियर अ लॉट अबाउट मोना बीएस. तो मोना बीएस इज बेसिकली मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स एंड क्लोपिडेग्रॉल, बीटा ब्लॉकर्स एंड स्टैटिन्स. दीज आर द ड्रग्स दैट यू हैव टू गिव, नॉट यू हैव टू गिव, you mostly give in your emergency management of हार्ट क्या कहते हैं एसीएस के पेशेंट में. जो अगर सिर्फ एक एसीएस के साथ आ गया तो उसमें ये चीजें मस्ट होती है. ठीक है. इसके बाद हम आगे भी यूज करेंगे. Why is morphine not it's used. ठीक है. मोना बैश भी होता है, मोना बीएस भी होता है, टैकाग्रेलॉल, मॉर्फिन इज यूज्ड इन पाकिस्तानी सेटअप एज वेल. सही है. अब मोना बीएस को इस तरह याद कर लो अभी कि ये वाली ड्रग्स है जो आपने यूज करनी है. आगे चलते हैं. अब जो हमारी डेविड सर है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है. आमतौर पे ये होता है कि कभी कभार आपका पेशेंट जब आ रहा होता है ना, इवन व्हेन ही इज इन द एम्बुलेंस, तो तब भी आप उसको ना एस्प्रिन दे देते हो. ठीक है. तो आप तब भी हमने अभी पढ़ा नहीं है, हम अभी डिटेल में सब चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अभी हम इनकी डिटेल्स करेंगे. ठीक है, कि हम किस चीज के लिए क्या दे रहे हैं. मोना बीएस. तो कभी कभार ये होता है कि आपके पेशेंट ना एस्प्रिन एम्बुलेंस में ही लेकर आ जाता है. तो देयर इज नो प्रॉपर सीक्वेंस कि आपने क्या चीज पहले करनी, क्या चीज बाद में करनी है. ठीक है. तो ये होता है कभी कभार आप जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट कम्स टू मी व्हेन आई एम इन ईआर, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि व्हाट आई एम गोइंग टू मेक श्योर ऑफ इज कि सबसे पहले मैं उसके वाइटल साइंस देखूं कि उसके अंदर कोई वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वगैरह तो नहीं है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि सबसे पहले मैं आते उसको एस्पिरिन में रख दूंगा और फिर देन आई एम गोइंग टू पुट ऑन क्या कहते हैं आईवी लाइन पास करूंगा, ईसीजी कर दूंगा साथ में स्टार्ट. ठीक है. और अगर मुझे एंटीसाइड देने की जरूरत है तो मैं वो भी दे दूंगा फटाफट. सही है. ये चीजें मैं करके ना स्टार्ट कर दूंगा उसकी मैनेजमेंट. तो हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है करने का, बट हम जनरली जो डेविडसन ने पढ़ा है ना हम उसको पढ़ेंगे पहले. द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू दिस, इमीडिएट क्लिनिकल असेसमेंट करोगे आप पेशेंट की, उसकी ईसीजी कराओगे और आप उसके ट्रोपोनिन्स भेज दोगे. ठीक है.
ये सब कुछ देने के बाद आप उसको ऑक्सीजन दोगे, O2 करोगे। आई वुड गो फॉर O2 पहले, क्योंकि अगर उसकी SpO2 कम हो रही है तो मैं पहले O2 मैं उसको पहले ऑक्सीजन लगा के साथ साथ में उसकी ECG भी कर लूंगा, साथ साथ में उसके प्रोपोनेंस भी कर लूंगा। ठीक है, ये दोनों स्टेप हमारे सेटअप में साथ साथ होते हैं। डेविडसन ने इस तरह बना कर दिया है तुम लोगों को, सही है। तो ये सब कुछ करने के बाद तुमने ऑक्सीजन देनी है, और वही मोना बेस वाली बात है जिसमें तुम्हारी एस्प्रिन आ सकती है, नाइट्रेट्स आ सकती है, मेट्रोप्रोलॉल जो बीटा ब्लॉकर है वो सब कुछ आ सकता है। दिस इज हाउ इट इज रिटन इन डेविडसन। आमतौर पे हम मोना ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, और जो एटोरवास्टेट जो आपकी स्टैटिन है वो बाद में भी दे सकते हैं। तो इसने आपकी एस्प्रिन रखी हुई है और आपकी बीटा ब्लॉकर लिखी हुई है और ऑक्सीजन लिखी हुई है। इसने नाइट्रेट को ऐड नहीं किया, लेकिन हम पाकिस्तान में नाइट्रेट देते हैं पेशेंट को आते ही, सही है। ये सब कुछ करने के बाद आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू वेट फॉर द ट्रोपोनिन्स एंड ECG कि उनका क्या रिजल्ट आता है। अब तुम देखोगे कि अगर ST सेगमेंट एलिवेशन MI है तो तुम्हारी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी, और अगर वो ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, मतलब कि अनस्टेबल एंजाइना है, या फिर आइदर इट इज एनस्टेमी, तो तुम्हारी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखो। ST सेगमेंट एलिवेशन ACS, इफ इट अकर्स, इफ अगर वो उसको यस है, इफ इज हैविंग स्टेमी, ठीक है, और वो 12 घंटे से कम टाइम में प्रेजेंट कर रहा है, देन यू गो फॉर रिपरफ्यूजन थेरेपी। स्टेमी वाला पेशेंट अगर 12 घंटे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज सिम्टम्स 12 घंटे से पहले पहले आ गया है ना, तो तुमने उसकी रिपरफ्यूजन थेरेपी करनी ही करनी है। इस चीज को याद कर लो कि वो 12 घंटे से पहले प्रेजेंट करता है स्टेमी के स्टार्ट होने से पहले, तो यू हैव टू डू हिज रिपरफ्यूजन थेरेपी। या तो अगर उसको स्टेमी नहीं है और इवन वो 12 घंटे के बाद आता है, तो फिर तुम्हारा वही हो जाएगा कि तुम उसे एंटी कोगुलेंट्स दोगे, जिसमें फॉन्टापेरिनॉक्स, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन होगी, और नाइट्रेट IV इन्फ्यूजन करा सकते हो। तो ये दोनों तरीके डिफरेंट हैं ट्रीट करने को पेशेंट के। ठीक है, तो यू डिसाइडेड नंबर 1 ऑन स्टेमी कि वो स्टेमी था कि नहीं, और नंबर 2 कि वो कितनी देर बाद आया सिस्टम आपके ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के बाद। इफ ही इज कमिंग बिफोर 12 आवर्स, देन यू डू रिपरफ्यूजन थेरेपी, वरना नहीं करनी रिपरफ्यूजन, वरना उसकी एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना की तरह ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो एनस्टेमी है और अनस्टेबल एंजाइना है और ऑल दोस पेशेंट हु आर कमिंग आफ्टर 12 आवर्स, तो उनके अंदर क्या करना है। उसके अंदर तुमने फॉन्डापेरिनॉक्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और नाइट्रेट IV इन्फ्यूजन वगैरह देनी है। सही है, इन सब पेशेंट में नंबर 1 एक तो उसको ST सेगमेंट एलिवेशन MI नहीं है, स्टेमी एनस्टेमी है, या वो ST सेगमेंट एलिवेशन 12 घंटे के बाद प्रेजेंट कर रही है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। फिर उसके बाद तुमने 2 किस्म के स्कोर्स करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे स्कोर। ये ग्रे स्कोर तुम्हारी डेविडसन ने बना हुआ है, इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बाद में याद हो जाएगा, या याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं पूछता, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ग्रे स्कोर तुम निकालोगे पेशेंट का, उससे पता लगेगा कि तेरे लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, या हाई रिस्क है पेशेंट। ठीक है, अगर वो पेशेंट मीडियम टू हाई रिस्क है ना, इफ इफ दैट इज अ यस, तो तुम उसकी अर्ली एंजियोक्रोनरी एंजियोग्राफी करोगे, और साथ में तुम उसको GPI ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर जो होते हैं ना, एंटागनिस्ट होते हैं, वो दे दोगे। जब भी आप क्रोनरी एंजियोग्राफी करते हो ना, तो आप साथ में GPI जरूर देते हो। ठीक है, अगर वो नहीं है मगर उसको रिकरेंट सिस्टम सिम्टम्स है, तो फिर भी तुमने उसकी अर्ली एंजियोग्राफी और उसको GPIs देनी है। लेकिन अगर वो मीडियम और हाई रिस्क नहीं है और ना ही इसको रिकरेंट सिम्टम्स हैं, तुम उसकी मेंटेनेंस थेरेपी करोगे, जिसमें तुम एस्प्रिन, टाइकाग्राल, वही सारी एस इनहिबिटर्स, फॉन्डापेरिनॉक्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन वगैरह और बीटा ब्लॉकर्स, ये सब कुछ दे दोगे। अभी हम इनकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता लगा कि पेशेंट जिसको या तो आपके एनस्टेमी है या उसको अनस्टेबल एंजाइना है, तो आपने उसको, या वो स्टेमी के साथ है 12 घंटे बाद, तो तुमने क्या करना है कि उसको फॉन्डापेरिनॉक्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और नाइट्रेट्स वगैरह देनी है, और फिर तुमने उसका ग्रे स्कोर निकालना है, और ग्रे स्कोर के मुताबिक तुम उसकी सारी ट्रीटमेंट आगे करोगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई कि एनस्टेमी, अनस्टेबल एंजाइना और स्टेमी आफ्टर 12 आवर्स में तुमने ग्रे स्कोर को यूज करना है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? से यस। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। क्राइटेरिया तो आपका यही है ना कि नंबर 1 वो एनस्टेमी आया है, या वो अनस्टेबल एंजाइना आया है, या वो स्टेमी आफ्टर 12 आवर्स आया है, तो दिस इज योर ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वो स्टेमी के साथ आया है, इफ इट इज अ स्टेमी,
स्टेमी के साथ तो सबसे पहले तुम देखोगे ना कि वो 12 घंटे बाद आया कि वो 12 घंटे से पहले आया है। अगर वो 12 घंटे के बाद आया तो देन यू गो फॉर योर फोंडापेरिनॉक्स और लो मोलेकुलर वेट और जो एंटीकोगुलेंट्स है वो देके तुम उसकी छुट्टी और ग्रेस स्कोर वगैरह करा लोगे। लेकिन अगर वो 12 घंटे के अंदर अंदर आ गया है तो फिर क्या करना है? देन यू गो फॉर हिज रिपरफ्यूजन थेरेपी। अब रिपरफ्यूजन थेरेपी में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, याद रखो। रिपरफ्यूजन कैसे करनी है पेशेंट की? आइदर यू गो फॉर प्राइमरी पीसीआई और यू गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस। प्राइमरी पीसीआई इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो थ्रोम्बोलिसिस है ना, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एनेक्टिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, ये वाली ड्रग्स हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं और अब इनका हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आपका पेशेंट आया है आपके पास 12 घंटे से पहले अपने सिम्टम्स ऑनसेट के, ठीक है। इफ ही इज, अगर फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ हिज सिम्टम्स ना, अगर वो इज प्रेजेंटिंग क्या कहते हैं विद इन 2 आवर्स या 120 मिनट्स में वो आ रहा है, देन यू गो फॉर पीसीआई, ठीक है। अगर वो 120 मिनट्स के अंदर अंदर आ गया है देन यू गिव पीसीआई, और अगर वो 120 मिनट्स में नहीं आया तो फिर तुमने उसका थ्रोम्बोलिसिस करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास पीसीआई का भी ऑप्शन है, आपके पास थ्रोम्बोलिसिस का भी ऑप्शन है। मगर द रिसर्च जिसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है वो ये कहती है कि पीसीआई इज हाईली इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव देन थ्रोम्बोलिसिस इन द फर्स्ट 120 मिनट्स। मगर अगर वो फर्स्ट 120 मिनट्स अगर गुजर जाते हैं तो फिर थ्रोम्बोलिसिस बिकम्स मोर इफेक्टिव। ऑप्शंस आपके पास दोनों है, मगर आपने तो बेहतर ऑप्शन चूज करना है ना। तो रिसर्च के मुताबिक फर्स्ट 20 मिनट्स 120 मिनट्स में यू हैव पीसीआई एज अ बेटर ऑप्शन, बट आफ्टर द 120 मिनट्स एंड यू गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस, ठीक है। तो पीसीआई अगर करते हो तो तुमने क्या करना है? अगर तुम पीसीआई करते हो तो यू स्टार्ट हिम विद, उसको तुम पीसीआई के साथ आप तुम जीपीआई इनहिबिटर्स दोगे, जैसे हमने डिस्कस की थी कि जीपीआई एंटागोनिस्ट हम पीसीआई के साथ देते हैं, जिसमें एफ6 माप और पता नहीं ये वाली चीजें आती हैं। और ये सब कुछ देने के बाद उसकी ट्रीटमेंट में तुमने बस मेंटेनेंस वगैरह करनी है, ठीक है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू इट। लेकिन अगर वो 120 मिनट्स के बाद आया है देन यू सी कि तुमने उसका थ्रोम्बोलिसिस करना है, ठीक है। थ्रोम्बोलिसिस आईवी दे, आईवी ऑफ थ्रोम्बोलिसिस आप आईवी देते हो, उसमें टेनेक्टिप्लेस और पता नहीं वो जो नहीं होते टेनेक्टिप्लेस एनेक्टिप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस सिरोकाइनेस, ये आप देते हो और साथ में उसको फंडामेरेनॉक्स और लो मोलेकुलर वेट हेपरिन दोगे, ठीक है, आईवी। अगर उसकी रिपरफ्यूजन फेल होती है, ठीक है, तो देन यू कैन गो फॉर हिज पीसीआई, करा सकते हो पीसीआई, सही है। और अगर नहीं होती, अगर उसकी फेल परफ्यूजन नहीं होती, ठीक है, तो इधर यू कैन सी के बाद में लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम कि तुम कोरोनरी एंजियोग्राफी देख करके देख लो कि कोई और आर्टरी फंसी हुई तो नहीं है, ठीक है, और उसके साथ तुमने फिर जीपीआई देने हैं और फिर देन यू गो फॉर मेंटेनेंस इन हॉस्पिटल अगेन। लेकिन अगर तुम्हारे पास पेशेंट आता है जिसकी तुम ना पीसीआई कर सकते हो 120 मिनट्स में, ना ही वो एलिजिबल फॉर थ्रोम्बोलिसिस है, उसकी हिस्ट्री में कॉन्ट्रडिक्शन आई है, और उसकी पीसीआई, अगर पीसीआई पॉसिबल है तो उसकी पीसीआई कर लो, अगर पीसीआई पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको अनस्टेबल और एनस्टेमी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अभी जो इसमें अभी तुम्हें काफी इंटिमिडेटिंग लगेगा, ठीक है, इस काफी ज्यादा तुम्हें इंटिमिडेटिंग लगेगा पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है। लेकिन अभी जो तुम्हें इसमें से याद करने वाली बात है ना, याद करने वाली क्या बात है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तुम बाद में इसको बेशक पढ़ते रहना, बाद में इसके साथ जो मर्जी करना करते रहना, लेकिन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर नाउ, बिकॉज इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इफ ही इज कमिंग बिफोर 12 आवर्स और वो स्टेमी का पेशेंट है, तो तुमने रिपरफ्यूजन करनी है। और रिपरफ्यूजन में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक प्राइमरी पीसीआई ऑप्शन है और थ्रोम्बोलिसिस ऑप्शन है, ठीक है। और अगर जो याद करने वाली बात बता रहा हूं मैं, और अगर वो पेशेंट आया है अनस्टेबल के साथ या एनस्टेमी के साथ, तो तुमने उसकी थ्रोम्बोलिसिस या उसकी पीसीआई नहीं करनी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। नो रिपरफ्यूजन फॉर अ पेशेंट हु कम्स विद एनस्टेमी और अ पेशेंट हु कम्स विद अनस्टेबल एंजाइना। ये याद हो जाएगा ना? बाकी सारी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल याद करते रहना। अभी बस इतना याद कर लो कि रिपरफ्यूजन तब करते हैं जब स्टेमी हो और 12 घंटे के अंदर अंदर रिप्रेजेंट करता है पेशेंट, ठीक है। ये जरा मुश्किल चीजें, आई नो तुम लोगों को थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, लेकिन आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू दिस। कैन वी गो ऑन? से यस। अगर कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लो यहाँ पर।
ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको याद कर लेना, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें याद हो जाएंगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ बेसिक्स ऑफ इट, ताकि तुम्हें बाद में आसानी हो पढ़ने में। ओवरऑल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तुम्हारी जो डेविडसन है ना, इसने बहुत बुरा किस्म का ये लिखा हुआ है, इसने डिवाइड ही नहीं किया कि आपकी लॉन्ग टर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होती है, तो उसको मुझे खुद ही पढ़ पढ़ के सारा डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, पेशेंट को आप एनाल्जेसिया दोगे जो मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन क्यों देते हो, ताकि उसको पेन रिलीफ मिल जाए। और दूसरा क्या होता है कि मॉर्फिन इज गुड इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में फ्लूइड रिटेंशन को भी रोकती है, तो मॉर्फिन इज अ गुड ऑप्शन। सही है। एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी में क्या देते हो आप, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देते हो, ओवरऑल मैनेजमेंट और एंटी कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन थेरेपी हम किसमें कर रहे थे, याद है ना, ये एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट जैसे ही आया था, तो हमने तो स्टार्ट ही एंटी कोगुलेशन थेरेपी करनी थी। तो उसमें आपकी हेपेरिन, एनॉक्सापेरिन, फोंटापेरिनॉक्स और इस तरह की बिवेलिरुडिन वाली दवाइयां आती हैं। जो एंटी प्लेटलेट थेरेपी है ना, एस्प्रिन, वो तो आप पेशेंट को सबसे पहले ही दे देते हो ना मोना बीएस के अंदर, स्टार्ट में आपने उसको एस्प्रिन दे देनी है। और साथ में तुम क्लोपिडेग्रॉल, टाइकाग्रेलॉल और ये भी दे सकते हो। और जीपीआई किसके साथ दे रहे थे आप, क्रॉनरी के साथ दे रहे थे, क्रॉनरी एंजियोग्राफी या पीसीआई के साथ, एप्सिक्सिमाब, एफटीसी फिबी, एफटीसी फिबाडाइट जो भी है व्हाटएवर, और टायरोफी बैन। तो जीपीआई आप क्रॉनरी के साथ दे रहे हो, क्रॉनरी एंजियोग्राफी और पीसीआई के साथ, और एस्प्रिन आप तो वैसे ही दे रहे हो, मोना बीएस का पार्ट है वो। ठीक है, और क्लोपिडेग्रॉल भी मोना बीएस का पार्ट है। डुअल थेरेपी भी देते हैं कुछ पेशेंट्स को, एस्प्रिन और क्लोपी दोनों दे देते हैं पेशेंट को कुछ को। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, हर अस्पताल की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। तो आपने एनाल्जेसिया देना है, एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी करनी है। एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी में आपके पास एंटी प्लेटलेट थेरेपी है और एंटी कोगुलेशन थेरेपी है, दो किस्म की आपकी एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी होगी। अब उसको एंजाइना भी तो हो रहा है ना, तो एंजाइना भी ट्रीटमेंट कर दोगे। तो आपकी तीन तरह की चीजें आप कर रहे हो, एंटी एंजाइनल, एंटी थ्रोम्बोटिक एंड एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और चौथी आपकी रिपरफ्यूजन थेरेपी है। इन चार प्रिंसिपल्स के ऊपर आप बेसिकली आप पेशेंट ट्रीट करते हो एसीएस का। एंटी एंजाइनल में नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर दे दोगे। नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर हम किस किस कंडीशन में नहीं देंगे, मुझे बताओ। गुड, शाबाश। दोनों दवाइयां आपने उस पेशेंट को नहीं देनी जिसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाला सीन हो रहा है। ठीक है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाला में नहीं देते, ना नाइट्रेट देते हैं ना बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ये दोनों आमतौर पे दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। राइट हार्ट फेलियर, अगर एक पेशेंट आया ना है विद इंफीरियर वॉल एमआई एंड हाइपोटेंशन, इंफीरियर वॉल एमआई है साथ में उसको हाइपोटेंशन भी हो रही है, तो जस्ट डोंट गो फॉर दैट पेशेंट। नाइट्रेट्स आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में नहीं भी दोगे, वेरी गुड। और बीटा ब्लॉकर्स आप एस्थमा में नहीं दोगे, वेरी गुड, शाबाश। तुम लोगों को सब कुछ आता है, वेरी हैप्पी। मुझे इतना नहीं आता था इस टाइम पे, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई डिड नॉट नो मेनी ऑफ दीस थिंग्स व्हिच यू आर टेलिंग मी राइट नाउ व्हेन आई वाज एट योर लेवल एट एट द सेम टाइम लास्ट ईयर। ठीक है, रिपरफ्यूजन थेरेपी अब किसमें क्या क्या करना है, हमें पता है कि हमने रिपरफ्यूजन थेरेपी नहीं करनी इन अनस्टेबल एंजाइना एंड एनस्टेमी। उसमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके थ्रोम्बाई प्लेटलेट रिच होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेमी में आपने रिपरफ्यूजन थेरेपी करनी है, बिकॉज जो आपके थ्रोम्बाई है वो फाइब्रिन रिच है। सही है। तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, पीसीआई आता है, थ्रोम्बोलिटिक आता है थ्रोम्बो रिपरफ्यूजन थेरेपी में। PCI is the treatment of choice for STEMI. Perform within 120 minutes and give good results with GPI. GPI वही है वो जो थे ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स थे, बट GPI इनहिबिटर्स जो भी थे वो एप्सिक्सिमा वगैरह वो है। और जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है ना, आप उसकी क्या गाइडलाइंस है, पेशेंट या तो प्रेजेंट कर रहा है लेस देन 12 आवर्स, वो हम याद रखते हैं कि लेस देन 12 आवर्स वालों में ही आप कर रहे हो रिपरफ्यूजन थेरेपी, तो उस चीज को याद रखो कि थ्रोम्बोलिटिक भी आपकी लेस देन 12 आवर्स में होती है। अगर मोर देन 12 आवर्स है तो आपने उसको एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना की तरह ट्रीट करना है। तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में अगर आपका पेशेंट लेस देन 12 आवर्स करता है प्रेजेंट, तब आप देते हो इट इज बेनिफिशियल इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, एंड इट इज आइडियल विद इन 30 मिनट्स। तो ड्रग्स जो आप यूज करते हो उसमें टेनेक्टिप्लेस और रेटिप्लेस होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो पीसीआई का ऑप्शन है 120 मिनट्स में, तो आप थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी क्यों कर रहे हो, और 2 आवर्स और 30 मिनट्स वाली बात क्यों लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें ये वाला पॉइंट आता है कि पीसीआई इज नॉट अवेलेबल इन एवरी हॉस्पिटल एंड द ओनली ऑप्शन यू हैव इज थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। तो आपका पेशेंट अगर ऐसे अस्पताल में गया है जहां पे पीसीआई आपके पास
नहीं है या इर्द गिर्द किसी फैसिलिटी में विद इन 120 मिनट्स अवेलेबल नहीं है एंड द ओनली ऑप्शन यू हैव इज थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, तो अगर आप 30 मिनट्स में कर लेते हैं ना तो उस पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा उससे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको भी 120 मिनट्स नहीं, अभी वो 1 घंटे बाद आया है पेशेंट एमआई स्टार्ट होने के, ठीक है, आपके अस्पताल में पीसीआई नहीं है, जो आपका दूसरा अस्पताल है जिसमें पीसीआई है वो आपसे 2 घंटे दूर है, तो इसका मतलब है 3 घंटे हो जाएंगे उसके। 3 घंटे मीन्स 180 मिनट्स। तो यू आर गोइंग टू गो फॉर हिज इमीडिएट थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, उसको फटाफट तुम टेनेक्टिप्लेस और एल्टीप्लेस और रेटिप्लेस लगा दो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ द डे मोर बेनिफिशियल फॉर हिम। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है पॉइंट, दैट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। से यस इफ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं इसमें कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है, he has come to you with an ACS and he says कि ना मुझे जो मेरे सिम्टम्स की ऑनसेट है ना उसको अभी सिर्फ घंटा हुआ है, घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो अगर वो 60 मिनट्स में आपके पास आया है और आपके अस्पताल में पीसीआई अवेलेबल नहीं है, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन आप नहीं कर सकते, करोनरी इंटरवेंशन नहीं कर सकते, और जो दूसरी फैसिलिटी है जहाँ पे वो पीसीआई हो सकता है वो फैसिलिटी आपके अस्पताल से 2 घंटे दूर है, मतलब अगर आप उसको उस पीसीआई फैसिलिटी में भेजोगे 2 घंटे बाद तो उसको 180 मिनट्स हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो इससे बेहतर है कि आप उसकी वहीं पे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कर लो विच इज बेनिफिशियल, विच इज वेरी बेनिफिशियल विद इन 2 आवर्स। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स तो इज आइडियल, और विद इन 2 आवर्स। अगर एक पेशेंट आता है कि आपके पूरे पाकिस्तान में पीसीआई नहीं है और उसने आफ्टर एमआई फॉरन प्रेजेंट किया है आपके पास और आपके पास पीसीआई का ऑप्शन नहीं है, तो आप फटाफट उसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पे लगा दो। लेकिन अगर आपके पास 120 मिनट्स में पीसीआई का ऑप्शन है रेफर के बाद भी, या आपके अस्पताल में किसी और यूनिट में भी है, देन यू चूज योर पीसीआई ऑप्शन इफ इट इज अवेलेबल इन 120 मिनट्स। ये समझ आ रही है इस बात? ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात थी, आई होप ये सबको समझ आ गई हो। इसको जरा डिफरेंट तरीके से सोचना है सारी बात को। ठीक है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में तुमने क्या करना है, पीसीआई की जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है इसके अंदर तुमने उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन try करके लो, is it possible that we start thrombolytic therapy and then send the patient to a place with PCI available, right? इसके ऊपर यार आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, कुछ जगहों पे ऐसे हुआ है, मैंने इस चीज को पढ़ा था, लेकिन गाइडलाइंस में ये चीज अवेलेबल नहीं है। कुछ जगहों पे होता है, हर्ट की कुछ जगहों पे होता है ये सब कुछ। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है ना एसीएस की, उसमें क्या करना है, मतलब कि आपके पेशेंट ठीक हो गया है, उसको आपने इमरजेंसी में मैनेजमेंट कर लिया है, इमरजेंसी मैनेजमेंट का मोना बीएस याद रखो, मोना बीएस एंड दैट होल प्रोटोकॉल परफ्यूजन और एंटीकोगुलेशन वाली सारी प्रोटोकॉल याद होगी तुम लोगों को। ठीक है, इसको रिवाइज करना है, इसको प्लीज जाके रिवाइज करना है। आई डोंट वांट कि तुम लोग घर जाके तुम जाके इसको भूल जाओ, ये रिविजन से ही तुम्हें चीजें याद होंगी। यू हैव टू रिवाइज दिस ट्वाइस और थ्राइस बिफोर द नेक्स्ट क्लास वी हैव। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में तुम क्या करोगे, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स जिसमें हाइपरटेंशन आती है, डायबिटीज मेलाइटिस आती है, सब कुछ आता है। डाइट एंड एक्सरसाइज और स्मोकिंग सेसेशन, सही है। एस्प्रिन और क्लोपिडेग्रॉल दे सकते हो। डुअल थेरेपी दोगे उसको 3 महीने के लिए। ठीक है, डुअल थेरेपी उसको दोगे फॉर 3 मंथ्स दे सकते हो, जिसमें दोनों ड्रग्स दे सकते हो आप। अगर उसको पीसीआई कराई भी है और उसका मेटल का स्टेंट था तो 30 डेज की लिए दोगे, और अगर उसका ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट था जो हमने डिस्कस किया था पेसीटेक्सेल वाला और सिरोलिमस वाला, तो 12 महीने दे दोगे एस्प्रिन और क्लोपिडेग्रॉल। ठीक है, डुअल थेरेपी 3 महीने के लिए देनी होती है, इसको याद रखो, ये एमसीक्यू आया था हमारी बारी के। आफ्टर द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एसीएस, which for how long do you give the dual therapy of aspirin and clopidogrel? तो उसका आंसर 3 मंथ्स था। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हो क्योंकि ये रिड्यूस करता है मोर्टेलिटी और रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट को। रीमॉडलिंग को कुछ जगहों पे कहते हैं कि नहीं करता, आमतौर पे एस इनहिबिटर्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ही करते हैं रिड्यूस, मगर कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि कुछ जगहों पे लिखा है कि बीटा ब्लॉकर्स भी हेल्प करते हैं उसमें, तो मैंने ऐड कर दिया। तो इट रिड्यूसेस मोर्टेलिटी एंड रीमॉडलिंग ऑफ द हार्ट, बीटा ब्लॉकर्स लॉन्ग टर्म में अगर आप दो। सही है, नाइट्रेट्स दे सकते हो। स्टैटिन्स तो देने ही देने हैं ताकि उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस ना हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर ऑफ फर्दर इवेंट्स को रिड्यूस करता है। एलडीएल आपने 100 mg से कम रखना है, एचडीएल आपने 40 से ज्यादा रखना है, और ट्राइग्लिसराइड्स आपने 150 से कम रखने हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स का क्या करना है, ये स्टार्ट करने हैं आपने विद इन दी हॉस्पिटल, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एमआईएस। ये रिड्यूस मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करते हैं, खासतौर पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के अंदर और एक्यूट एमआई के अंदर भी।
ठीक है, सर्वाइवल को करते हैं इंप्रूव, रिमॉडलिंग को रिड्यूस करते हैं, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करते हैं एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंट एमआई। एस इनहिबिटर्स में वही आती है ना सारी, सार्टन्स, कैंडेसार्टन, लॉसार्टन, ये सारी ड्रग्स आती हैं, तो ये तो आपने देनी ही देनी है। और आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या है, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। अगर पेशेंट को आपको खतरा है कि कल को इसका इन्फार्क्ट इतना बुरा है कि कल को इसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर अरिथमियास हो सकते हैं जिसमें उसके सडन डेथ के चांसेस हैं, तो आप उसको इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम कर रहे हैं इस चीज को। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आपने उसको एस्पिरिन, क्लोपिडेग्लोल, डुअल थेरेपी देनी है, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, स्टैटिन्स दे सकते हैं, स्टैटिन्स तो देने हैं, और एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर भी लगा सकते हैं उसको। सही है, तो दीज आर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ योर एसीएस। अब हम आखिरी चीज करेंगे कि हमने कहा था ना कि पेशेंट के अंदर अगर थ्रोम्बोलिसिस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आप पीसीआई कर सकते हो, और अगर पीसीआई नहीं कर सकते उसके बावजूद भी, तो फिर आप उसकी एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना की तरह ट्रीटमेंट करोगे। तो वो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो थ्रोम्बोलिसिस के साथ उस पेशेंट के अंदर आ सकती है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। दीज आर द थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस जिसमें आपने नहीं देनी उसको। एक्टिव इंटरनल ब्रीदिंग जिसमें आपकी पेप्टिक पेप्टिक अल्सर वगैरह आ सकती है, उसका कोई गंदा इनास्टोमोसिस रप्चर हुआ हुआ या कुछ भी हुआ हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसको, प्रीवियस सब एरेक्नोइड इंटरसेरेब्रल हेमरेजेस की हिस्ट्री हो, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, रीसेंट सर्जरी हो, रीसेंट ट्रॉमा हो, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिव पेप्टिक अल्सर हो, या प्रेगनेंसी हो, इसमें आपने उसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं देनी, यू डोंट गिव इट। देन यू सी कि आप उसकी पीसीआई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो कर दो, शायद वो ठीक हो जाए, हालांकि रेट कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर तुमने उसको एनस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट की तरह ही करना है, उसका वही सब कुछ करना है, फिर ग्रे स्कोर निकालना है, फिर ग्रे स्कोर में मीडियम हाई रिस्क में स्ट्रेटिफाई करना है, और फिर उसके बाद इस तरह चलना है। ठीक है, तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की याद रखना। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया है। मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हारे एमसीक्यूज बनाने का, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं आजकल खुद बहुत बिजी हूँ। मेरा कल इंटरव्यू है हाउस जॉब का, देखते हैं मैं कहाँ हाउस जॉब करता हूँ। लेट्स सी, अल्लाह करे किसी अच्छी जगह मिल जाए मुझे हाउस जॉब। यू आर फ्री टू गो, लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछे तो वो रुक जाए। आई एम गोइंग टू ओपन दिस फॉर यू राइट नाउ, ताकि हम इसको एक दफा देख लें फिर से, खासतौर पे ये वाला। ठीक है, प्लीज ये रिवाइज कर लीजिएगा। ग्रेस और टिमी स्कोर आप अनस्टेबल एंजाइना के लिए और एनस्टेमी के लिए यूज करते हैं। स्टेमी के लिए ग्रेस स्कोर नहीं करते, आप डायरेक्टली रिपरफ्यूजन थेरेपी में लेके जाते हो अगर वो 12 घंटे से कम कम में आ रहा है। रिमॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कर लेते रिवाइज। बताइए मुझे सॉर्ट ऑफ, अभी हम करते हैं रिवाइज और फिर मैं तुम लोगों से बात भी करता हूँ।